नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। इस देश में एक वर्ग है, वो ऐसा वर्ग है जो पूरे सिस्टम को अपने तरीके से चलाना चाहता है। इस सिस्टम के हर अंग को अपने तरीके से एक सिलेक्टिव परसेप्शन के तहत जज करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर चुनाव आयोग की प्रक्रिया हो। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट का महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के विरोध में विपक्ष में फैसला आए तो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पे काम कर रही है। जिस राज्य में चुनाव के समय अगर इनके पार्टियों की जीत हुई तब तो चुनाव आयोग का काम बहुत बेहतर रहा, ईवीएम सही रहा, लेकिन जिन राज्यों में इनके खिलाफ परिणाम आए वहां ईवीएम पर भी सवाल उठेंगे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर भी सवाल उठेंगे और यह बताया जाएगा कि सरकार चुनाव आयोग को अपने कब्जे में किए हुए है और सरकार के इशारे पर, यानी कि भाजपा के इशारे पर यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति बिल्किस बानो मामले में भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बिल्किस बानो के खिलाफ जो मामला सामने आया है, जो बिल्किस बानो के ऊपर जो अत्याचार हुए उससे किसी को इनकार नहीं है, उसको न्याय भी मिली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन लोगों ने अपराध किए थे उसे सजा दी गई और उस सजा के बाद सरकार ने समझा कि इनकी सजा अब पूरी हो चुकी है, इन्हें फिर से समाज में वापस लौट जाना चाहिए और इसलिए उन अभियुक्तों की, फिर आरोपियों की और फिर जो दोषी करार दिए गए थे उनकी, यानी कि 11 दोषियों की सजा को माफ किया गया और यह पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से की गई थी। इसमें हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और सरकार भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरीके से इन दोषियों की सजा को माफ किया गया था, इन्हें छूट दी गई थी, उस तरीकों में सिर्फ सरकार शामिल नहीं थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार तीनों स्तर पर अपील किए गए थे और अंतिम फैसला गुजरात की सरकार ने ली थी। ये मामला सामने आया तो उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा इस कदर खड़ा हुआ कि पूरे देश में यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है जिसके खिलाफ अत्याचार हुआ, सजा सुनाई गई और उस सजा के बाद सरकार ने उन दोषियों की सजा माफ कर दी। हंगामा खड़ा हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर से पहुंचा, फिर से याचिका दायर की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इन लोगों को हड़काया है, चेतावनी दी है, वो बड़ी बात है, क्योंकि बार बार ये याचिका दायर कर करके, एक नहीं कई याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रहे हैं और जजों को इरिटेट कर रहे थे। इसलिए जब जल्दी से जल्दी संविधान पीठ बनाने की याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पूरे जिहादी गैंग को बता दिया कि ये बार बार इस तरह की, एक ही तरह की बातें कर करके आप लोग हम लोगों को इरिटेट कर रहे हैं। ऐसे आपकी जल्दीबाजी से, चीखने चिल्लाने से संविधान और कानून से बाहर होकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, नहीं आपके मामले को जल्दी से निपटाया जा सकता है। इसलिए धैर्य रखने की जरूरत है और आप ये मत समझें कि सुप्रीम कोर्ट में और जितने मामले दायर किए गए हैं उसकी गंभीरता आपके मामले से कम है। इसलिए धैर्य रखना सीखें और अगर इसी तरह का रवैया रहा तो फिर इस पूरे याचिका को खारिज किया जाएगा, क्योंकि अभी तो जो पिटीशन दायर किया गया था कि जल्द से जल्द पीठ का निर्माण किया जाए, उस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि यह बेमतलब की याचिका है और इस पूरे जिहादी गैंग को झटका लगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिरकार बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, उस अपराध के जो दोषी हैं, उन दोषियों को सजा मिलने के बाद भी जब उनकी रिहाई की गई, उन्हें सजा से खत्म किया गया, उनकी सजा को उनको छूट दी गई, तो उसके बाद ये लोग हंगामा क्यों करने लगे?
क्योंकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को देखा। गुजरात सरकार ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को देखा और उसके बाद गुजरात सरकार ने फैसला लिया था, क्योंकि यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ था। बिल्किस बानो के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ और उनके बच्चों का मर्डर हुआ। इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हुई। उस समय सरकार केंद्र में कांग्रेस की ही थी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। सीबीआई का इस्तेमाल हुआ। सीबीआई ने सही तरीके से इस मामले को जांचा परखा और फिर 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सीबीआई ने गिरफ्तार 2004 में किया और फिर कन्विक्शन के लिए टाइम लग गया 4 साल का। यानी 2004 से ये लोग सीबीआई के कस्टडी में थे, जेल के अंदर बंद थे। 2004 के बाद जब ये सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो फिर ये मामला हाई कोर्ट में भी गया। गुजरात हाई कोर्ट से ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि सीबीआई को या सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को ये लग रहा था कि गुजरात हाई कोर्ट में ये प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और फिर इन लोगों के आजीवन कारावास की याचिका को बरकरार रखा गया, यानी कि सजा आजीवन कारावास की रहेगी। लेकिन जो मांग की जा रही थी कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं माना, आजीवन कारावास तक सीमित रखा। अब इसके बाद जो मामला सामने आया इनके आजीवन कारावास का, उसी के साथ इनकी रिहाई का मामला भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2004 से ये जेल के अंदर बंद थे। 2008 में सजा हुई थी और इन्हें छोड़ा गया 2022 में। यानी कि 15 साल से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति सजा भुगत लेता है तो उसे यह अधिकार मिल जाता है कि इसके लिए वो तैयारी करे, याचिका दायर करे सरकार के पास, कोर्ट के पास, कि अब उन्हें छूट देनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। और ये लोग 2004 से जेल के अंदर बंद थे। अगर देखा जाए तो 18 साल उनका हो चुका था। 15 साल के बाद ही राधे श्याम शाह ने इसके ऊपर याचिका दायर करने शुरू कर दी। सबसे पहले वो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ गए और गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला चला। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का मामला है, ये कोर्ट का मामला नहीं है, क्योंकि कोर्ट आप लोगों को राहत नहीं दे सकती है। अगर सरकार को ये लगता है कि इन लोगों ने जो सजा पूरी की है और इनका बिहेवियर कैसा रहा है, अगर इनमें सुधार की गुंजाइश है तो सजा की माफी की जा सकती है। आजीवन कारावास का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी जिंदगी कोई कैदी ही बना रहे, इसके लिए छूट दी जाती है 14 साल के बाद या 14 साल जेल के नियमों के अनुसार। ऐसे 15 साल सामान्य जो कैलेंडर होते हैं उसके अनुसार माना जाता है। इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार की बातें कही। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में जब यह मामला चल रहा था तो एक और ट्विस्ट सामने आ गया, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार कौन सी होगी, सरकार गुजरात की होगी या महाराष्ट्र की होगी। इस पर विवाद चला और गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का है, इसलिए कंपिटेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र सरकार है। यह ऐसे फैसला था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाना लगभग तय था, क्योंकि क्राइम गुजरात में हुआ था। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई इसलिए हो रही थी कि गुजरात हाईकोर्ट में कुछ परेशानियां हो सकती है और वहां पर गुजरात हाईकोर्ट को प्रभावित किया जा सकता है, ऐसे संभावनाएं दिखाई पड़ती है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो गवाह हैं वो गुजरात के हैं और गुजरात हाईकोर्ट में जाने के समय उनको प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए बॉम्बे में इसको ट्रांसफर किया गया था। लेकिन यह मामला तो गुजरात का ही था, गुजरात में ही यह क्राइम हुई थी। इसलिए राधे श्याम शाह ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। उसके बाद पहला फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का यही आया कि यह क्राइम गुजरात का है तो फैसला भी गुजरात की सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात की सरकार ही वो अथॉरिटी है जो इस मामले पर कमेटी बनाए, जांच करे और खुद फैसला ले कि किस तरीके से इन लोगों का जो 18 साल से जेल के अंदर हैं उसका व्यवहार कैसा रहा है, वो व्यवहार में सुधार हुआ है कि नहीं, सामाजिक माहौल कैसा है, इन सारे पर कमेटी बना के उसके बाद फैसला किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से
जब गुजरात सरकार को ये अनुमति मिल गई कि आप समिति बनाएं और उस समिति के अनुसार फैसला लें कि इनको रिहाई की जा सकती है कि नहीं, तो गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई। जिलाधिकारी जो डीएम होते हैं उसके नियंत्रण में एक समिति बनाई और वही हेड कर रहे थे। उन्होंने, डीएम ने खुद बताया कि हम लोगों ने 3 से 4 महीने तक उस समिति में चर्चा की, व्यवहार देखा और सारे पहलुओं की जानकारी ली और उसके बाद गुजरात सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। गुजरात सरकार ने इसके बाद यह फैसला किया कि इन लोगों को जेल में रहते हुए लगभग 18 साल हो गया है, तो 15 साल के बाद वाले प्रावधान इस पर लागू किए जा सकते हैं। और 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को, जो दोषी करार दिए गए थे, उनकी सजा आगे की माफ कर दी गई, उन्हें रिहाई दे दी गई। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया गया कि अब बिल्किस बानो चूंकि मुस्लिम थी, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, इनको अब समाज में वापस लौटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अब ये लोग जो क्राइम किए हैं वो क्राइम फिर से दोहरा सकते हैं। ये तो न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका ने अपने स्तर पर हर जगह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सीबीआई की विशेष अदालत, इन लोगों ने सब ने सजा सुनाने के समय इन पहलुओं पर विचार किया और जब इनको छूट देनी थी, रिहाई की जानी थी, तब भी इसके ऊपर विचार किया गया। इसलिए गुजरात हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही कि सरकार कमेटी बनाकर इस पर फैसला ले। लेकिन फिर भी ये जो गैंग है, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए और गुजरात चुनाव जो होने वाला था उस समय, उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाए और जल्द से जल्द पिटीशन पर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किए गए और फिर मजबूरन इमोशंस में सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटीशंस में से सबको एक साथ किया और उस पर सुनवाई की मांग मान ली गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक जज वेला त्रिवेदी ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। इसका मतलब है कि अब नई पीठ का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई वजह नहीं बताई और ये बताया कि हम इस मामले पर आगे सुनवाई नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में उनके बदले कोई और जज की नियुक्ति होनी चाहिए। अब ये प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बार बार जाकर सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने की कोशिश करने लगे और फिर से यह याचिका दायर कर दी कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो, इसलिए संवैधानिक पीठ का गठन भी तुरंत किया जाए। ये 2 दिन पहले अगर वेला त्रिवेदी ने, यह मामला सामने आया कि वेला त्रिवेदी ने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया है, तो 2 दिन में क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप से इसमें 1 दिन 2 दिन के अंदर ही संवैधानिक पीठ का गठन कर ले? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को हड़काया और बताया कि बार बार आप एक ही मामले को रिपीट कर रहे हैं, बार बार चीख चिल्लाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मामला देश का सबसे गंभीर मुद्दा है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, स्पीडी कोर्ट बनना चाहिए, संवैधानिक पीठ का गठन तुरंत होना चाहिए। यह रवैया सही नहीं है। अगर ऐसा रवैया रहा तो फिर आपके मामले को कचड़े में डाल दिया जाएगा। यह व्यवहार इन लोगों का हमेशा से रहा है, जबकि ऐसे कई मामले हैं सामने में। और सबसे बड़ा मामला तो राजीव गांधी की हत्या का भी रहा है, जिसमें तमिलनाडु की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस ने भी सरेंडर कर दिया और सोनिया गांधी ने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के आरोपियों को जब दोषी करार दिया गया, वो सजा भुगत रही हैं और भुगत रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर राजनीति डीएमके और एआईडीएमके कर रही थी। इन दोनों की सरकार जब जब बनी, ये मामला सामने आया कि इनकी रिहाई होनी चाहिए, इनको छूट मिलनी चाहिए सजा में, और सोनिया गांधी ने भी ये बात मान लिया। इनको भी लगने लगा कि त्याग की मूर्ति हैं ये और त्याग दिखाना चाहिए, इसलिए उस हत्यारे को, हत्यारी को भी वो सजा में छूट देने की बात मान ली थी,
क्योंकि इनको लग रहा था कि तमिलनाडु के राजनीति में अगर कांग्रेस को बचाए रखना है तो इसके लिए वहां के इमोशंस को के साथ समझौता करना पड़ेगा, लोगों के इमोशन को समझना पड़ेगा। जबकि यह मामला सिर्फ राजीव गांधी का नहीं था, ये प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के फैसले के खिलाफ लिट्टे ने उनकी हत्या की थी। ये देश के लिए एक चेतावनी थी कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह का काम करता है, अगर किसी आतंकी संगठन के खिलाफ आवाज उठाता है, कार्रवाई करता है, तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। फिर भी कांग्रेस उस मामले में चुप्पी साधे रही, क्योंकि इनकी राजनीति उसी दिशा में चल रही थी। और अब जब बिल्किस बानो का मामला आया है तो ये सारे के सारे दोष गुजरात की सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मत्थे मढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।